हेलो बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं रेलवे की सबसे बड़ी वैकेंसी डी ग्रुप के बारे में। करोड़ों लोगों ने फॉर्म भरा था, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम का कुछ अता पता ही नहीं कि एग्जाम कब होगा। तो उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम का संभावित डेट क्या हो सकती है, कब आपका एग्जाम लिया जाएगा और अभी जो 2 ढाई महीने 3 महीने जो भी अपने पास बचत हैं उसमें आप कैसे तैयारी करोगे, जैसे आपने अभी पढ़ा है उसका ढंग से एनालिसिस कैसे करेंगे, मॉक टेस्ट कैसे देना है, कैसे आपके नंबर बढ़ाने हैं। उन तमाम बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहना। छोटे सी वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी एक ऑथेंटिक वे में। देखो, आज अपने जो पॉइंट है, सबसे पहला कि एग्जाम कब होगा, तो अक्टूबर में होने की बड़ी संभावना है। उसके बारे में भी आपको रीजन बताऊंगा। और फिर दूसरी बात, इस बार नहीं तो फिर करना होगा 2 साल का इंतजार। इसका भी मेन बड़ा रीजन है, वो बताऊंगा आपको। और फिर अक्टूबर में अगर एग्जाम होता है तो लास्ट के 2 महीने में आपको कैसे पढ़ाई करनी है और मॉक टेस्ट के अंदर आपको नंबर कैसे बढ़ाने हैं। तो देखो, कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि डी ग्रुप का नोटिफिकेशन कब आया, तो डी ग्रुप का नोटिफिकेशन आता है 23 जनवरी 2025 को और इसके फॉर्म भरे जाते हैं 23 जनवरी से लेकर 22 फरवरी 2025 तक। इस 1 महीने के अंतराल से फॉर्म भरे जाते हैं और टोटल वैकेंसी बताई गई है 32,438। 18 से लेकर 36 साल के बीच का कोई भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे। तो इसमें बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरा था, लाखों के अंदर। ठीक है, इसका पे ग्रेड रहता है 18,000। इसकी जो सैलरी बनती है वो करीब करीब 40,000 प्लस हो जाती है। कल परसों मैंने एक वीडियो बनाया था सैलरी स्लिप का, वो भी आप देख सकते हैं। 40,000 प्लस सैलरी आती है हर महीने की। चलिए, इसके बाद में बात करते हैं उन मुद्दों की कि आपको अगर 2 साल का इंतजार क्यों करना पड़ेगा। अब देखो, ये लास्ट मौका है इस साल का। अगर आपने डी ग्रुप की ढंग से तैयारी नहीं करी है तो फिर आपको सच में 2 साल का इंतजार करना पड़ जाएगा। देखो, इसका एक रीजन बता देता हूँ कि अभी अभी देखो, कुछ दिनों पहले 9 जुलाई को रेलवे की तरफ से एक प्रेस रिलीज हुआ था। उसमें यह बताया गया था बाकायदा कि बड़े स्तर पर भर्ती मुहिम, रेलवे ने पहली 3 मई में 9,000 नौकरियां दे दी। पहले 3 महीने में 9,000 नौकरियां दे दी और वित्तीय वर्ष 2025-26 में 50,000 नौकरियां देने की योजना है। 25-26 में टोटल कितने नौकरियां देंगे? 50,000। फिर बोला कि 2024 से 1.08 लाख रिक्तियों की घोषणा की गई। अब ये भी मैं आपको बताऊंगा कि 1.08 कौन सी है। और वित्तीय वर्ष 2026-27 में फिर से 50,000 की नियुक्तियां देंगे। अभी देखो, 3 महीनों के अंदर 9,000 लोगों को ज्वाइनिंग मिली है। उसके बाद 25-26 में 50,000 और अगले 26-27 के अंदर 50,000। तो वापस ये तो पूरा पूरा 1,08,000 तो यहीं सिमट गया ना 27 तक। और जो वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है, देखो अभी मैं बताऊं आपको। अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर इस साल की, तो आप थोड़ा सा ध्यान से समझने इन डाटा को, ताकि आपको पूरी पूरी कहानी समझ आ जाएगी। देखो, 2024 के अंदर एएलपी की वैकेंसी आती है 18,799। टेक्नीशियन सेकंड और थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आती है 14,298। उसके बाद में जेई की वैकेंसी आती है 7,951। पैरामेडिकल की वैकेंसी आती है 1,376। उसके बाद रेलवे पुलिस फोर्स के अंदर एसआई और कांस्टेबल की आती है 4,660। फिर एनटीपीसी ग्रेजुएट की आती है 8,113। अंडर ग्रेजुएट की आती है 3,445। और फिर 2025 स्टार्टिंग में और डी ग्रुप वैकेंसी आती है 32,438। ये 2024 की जो टोटल वैकेंसी है ना, वो बन रही है 92,116। 2024 की कितनी है? 92,116। फिर 2025 की बात करें तो एएलपी की वैकेंसी आ गई है 9,970 और टेक्नीशियन की वैकेंसी आ चुकी है 6,270। ये होगी कुल मिला के 16,208। ठीक है, अब ये एक नोटिफिकेशन और भी आया था पैरामेडिकल 2025 का, उसमें भी 500-700 पोस्ट हैं। उसको छोड़ के भी बात करें तो भी देखो, इन सबको मिलाकर अपने पास कितनी बन रही है? 1,08,824। जिसकी रेलवे ने बात करी है, रेलवे ने वैकेंसी उतनी निकाल दी गई है। ठीक है, और इसी के अंदर डी ग्रुप इंक्लूड है। तो आप ये मान के चलो अब कि भाई ये 1,08,824 वैकेंसी है, जिसको रेलवे ने पहले से मेंशन कर रखा है कि हमने 2024 इतनी वैकेंसी निकाली है। और इसी की ज्वाइनिंग है वो 2-3 फेज के अंदर 2025, 26 और 26-27, यानी 27 तक इनकी ज्वाइनिंग देंगे। तो देखो, रेलवे खुद कह रहा है कि हम इतना डिले करेंगे 2 साल तक। अब जो वैकेंसी आएगी उसकी ज्वाइनिंग तो 27 के बाद में 28 में मिलती जाएगी। तो आपके पास अब डी ग्रुप लास्ट चांस है। इसको थोड़ा ढंग से पढ़ो और इसी में सिलेक्शन ले लो। ठीक है, इस नोटिस के बाद में कंपटीशन भी तगड़ा होना, लोगों ने पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से करना स्टार्ट कर दी, तो आप भी लग जाओ, कोई पीछे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा कंपटीशन रहने वाला है इसके अंदर। तो आपको अब पढ़ाई पर जोर देना है। ठीक है, बाकी की फालतू बातों पर ध्यान मत दो। चलिए, अब देखो, इसके बाद की अगर मैं बात करूं कि एग्जाम डेट अक्टूबर में कैसे हो सकता है। दूसरा पॉइंट, एग्जाम डेट अक्टूबर में कैसे हो सकता है। देखो, बात बताऊं आपको,
एनटीपीसी ग्रेजुएट का जो एग्जाम हुआ था सीबीटी फर्स्ट 5 जून से लेके 24 जून। और रेलवे में मैंने ये भी देखा है कि जो एलपी का हुआ या आरपीएफ एसआई कांस्टेबल हुआ, उनका सभी का जो रिजल्ट आता है वो हर 2 महीने के बाद, एग्जाम के 2 महीने का टाइम के बाद रिजल्ट आता है, और रिजल्ट के 2 महीने बाद अगला स्टेज होता है। जैसे एलपी का सीबीटी 2 हुआ था, उसमें 2 महीने बाद रिजल्ट, रिजल्ट के 2 महीने बाद, यानी करीब करीब 4 महीने का टाइम लिया। तो अगर मैं जून से बात करूं तो इनका जो एग्जाम जाएगा सीबीटी 2 लगभग लगभग नवंबर के अंदर जा रहा है, नवंबर लास्ट के टाइम में। और अभी जो अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम है सीबीटी 1, ये 7 अगस्त से 8 सितंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। 8 सितंबर तक कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा 2 महीने, तो ये इसके बाद में जाएगा, तो ये लास्ट दिसंबर के आसपास इसका सीबीटी 2 हो सकता है। तो इसके अंदर जो अभी टाइम बच रहा है अपने पास में कि भाई 8 सितंबर के बाद में कोई एग्जाम नहीं रेलवे का, तो सितंबर पूरा पड़ा है, अक्टूबर पड़ा है, नवंबर एंडिंग के अंदर इसका एग्जाम होगा। तो उससे पहले पहले जितनी वैकेंट जगह है उस टाइम डी ग्रुप का एग्जाम होने की ज्यादा संभावना है। तो अब ये आप मान के चलो सितंबर एंडिंग या फिर अक्टूबर पूरे के अंदर आपका डी ग्रुप का एग्जाम हो सकता है। और इतने सारे आंदोलन करने की वजह से हो सकता है कम शिफ्ट हम कराएंगे तो 1 महीना के अंदर अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। 30 दिन के अंदर एग्जाम करेंगे तो भी डी ग्रुप का एग्जाम हो सकता है, क्योंकि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले का 16 दिन चला था, और इसका भी देख लो 7 से 8 अगस्त तक 1 महीने का टाइम है, लेकिन करीब करीब 20-25 दिन चलेगा। तो 1 महीने या 40 दिन 50 दिन जितना भी डी ग्रुप एग्जाम चलेगा, तो संभावित है कि अक्टूबर के अंदर आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, दो बातें। तो अब आपको डी ग्रुप की तैयारी में लग जाना चाहिए। आप सबको पता है कि डी ग्रुप का जो सिलेबस है, एग्जाम का पैटर्न है, उसमें आपके पास 4 टाइप के अंदर सवाल आएंगे। पहला जनरल साइंस के 25 सवाल, गणित के 25 सवाल, रीजनिंग के 30 सवाल, और जीके और करंट अफेयर के 20 सवाल। कुल मिला के 100 नंबर का पेपर होगा, और आपके पास 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ये बात सबको पता है, तो ये इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। देखो, गणित की 25 सवाल है, रीजनिंग के 30 सवाल है। ज्यादातर पोर्शन किसका हो गया? गणित और रीजनिंग का 55 नंबर का। उसके बाद जो साइंस बैकग्राउंड से उसके पास साइंस थोड़ी सी अच्छी है, तो ये 25 नंबर। उसके बाद ये जीके और करंट अफेयर्स। तो जीके और करंट अफेयर्स के देखो 20 ही सवाल आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना कि करंट अफेयर को सबसे पहले पढ़ना है। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पर ज्यादा ध्यान दो। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये इकोनॉमी वगैरह सब बाद में पढ़ो, क्योंकि अभी जो एनटीपीसी एग्जाम हो उसमें भी करंट अफेयर के 10-10, 12-12 सवाल आए थे। तो आपको करंट अफेयर ज्यादा पढ़ना है। ठीक है। फिर जब बात रहती साइंस की, ये लगातार डेली डेली आप पढ़ते रहो साइंस, और मैथ और रीजनिंग के मॉक में अंदर लगाते रहो सेक्शन वाइज, या फिर फुल टेस्ट वगैरह मॉक लगाओ, इससे आपके नंबर बढ़ेंगे। सिलेबस आपको पता होगा, सिलेबस के अंदर मैथ का सिलेबस ये है, इसमें कंप्लीट मैथ आती है। देखो, अर्थमेटिक, एडवांस सब कुछ। ठीक है, अर्थमेटिक और एडवांस कंप्लीट आपकी मैथ आती है। एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सारे के सारे टॉपिक हैं। ठीक है, कंप्लीट आपकी गणित आएगी। और रीजनिंग में भी देखो सारे टॉपिक हैं। जनरल साइंस के अंदर आपको देर का बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड, 10वीं तक की जो साइंस थी वही आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर के टॉपिक देर के। इसके बाद देखो, जैसे आपका एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद आपको पीएसटी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी होगा। तो इसमें आपको देखो रनिंग होगी वेट के साथ में। तो यहाँ बोला शुड बी एबल टू लेफ्ट हैंड कैरी 35 kg ऑफ वेट फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर आपको 35 किलो का वेट उठा के 100 मीटर दौड़ना होगा। तो इसके लिए अपने को थोड़ा सा हेल्थ के हिसाब से भी ध्यान रखना है। ठीक है, ज़्यादा खाना वगैरह अपना सही से करते रहना, ताकि आप बीमार नहीं पड़ जाओ एग्जाम में टेंशन में। तो अच्छे से हेल्थ होगी तो अच्छे ढंग से पढ़ाई भी होगी, और आगे भी अपने पास में पीईटी ढंग से हो जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो डी ग्रुप के बारे में आपको ये चीज ध्यान रखनी थी कि एग्जाम अब अक्टूबर में हो जाएगा, और यही अपने पास में लास्ट चांस है, इसको ही ढंग से कर लेना है। उम्मीद मत रखो कि अगली वैकेंसी में अच्छा करेंगे, इसी में अच्छा करना, जितना होगा उतना इसी में अच्छा करके इसी में सिलेक्शन ले लेना है। ठीक है, तो अब से लग जाओ, अच्छे ढंग से पढ़ाई करो। थैंक यू।